जैसा नाम से आपको समझ में आ गया होगा, पीएनबी गिल्स यानी कि देश के दिग्गज सरकारी बैंक, पीएनबी की सब्सिडरी कंपनी है, ग्रुप कंपनी है और रिजर्व बैंक की प्राइमरी डीलर भी है। यानी कि जो भी डेट मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उनका काम करने के लिए प्राइमरी डीलरशिप का एक लाइसेंस आपको लेना होता है रिजर्व बैंक आरबीआई से, वो ये कंपनी ले चुकी है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स और राज्यों को लोन वोन देने वाले जो पेपर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनमें ट्रेडिंग का कंपनी का कामकाज है। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ विकास गोयल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के से बीकॉम ऑनर्स कर चुके हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अरे बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है पूरे देश भर का। और उसके अलावा वो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी एमबीए से, फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस से आप एमबीए कर चुके हैं। 27 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है गोयल साहब का। सर स्वागत है आपका, धन्यवाद सबसे पहले समय देने के लिए। और कई सारे मल्टीनेशनल बैंक्स में काम करने के बाद गोयल साहब अब पीएनबी गिल्स की कमान संभाले हुए हैं। सर नतीजे एक बार हमारे दर्शकों के सामने रख दो, फिर उस पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। तीसरी तिमाही के जो स्टैंड अलोन नतीजे हैं वो एक बार जरा आप समझ लीजिए। आय 19% घटकर आई है 262 करोड़। मुनाफा था 167 करोड़ पिछले साल, लेकिन इस साल आया है नुकसान 6 करोड़ का। और यही एक हाईलाइट वाला पॉइंट है जिस पर हमें गोयल साहब से समझना है। सर क्या वजह रही इस तिमाही में कंपनी ने नुकसान दर्ज किया है? अनिल जी, धन्यवाद आपका मुझे शो पर बुलाने के लिए। अच्छा, मुझे आपको ये क्लैरिफाई करने के लिए इस रिजल्ट जो दिया है 6 करोड़ नेगेटिव, आपको ये पता ही होगा एंड आपके दर्शकों को भी पता होगा कि लास्ट क्वार्टर में रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो ग्रोथ पे फोकस थी, वो ग्रोथ से फोकस को निकाल के वो इन्फ्लेशन पे फोकस उन्होंने स्टार्ट करा लास्ट क्वार्टर में। इसका मतलब ये होता है बेसिकली, एक तो रिजर्व बैंक की फीलिंग थी कि कोरोना का जो इंड्यूस स्लो डाउन था दैट इज मोर और लेस ओवर एंड इन्फ्लेशन वाज रनिंग हाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जो उनकी टॉलरेंस लेवल थी 2 से 6%, उससे भी ऊपर थी, 6 से ऊपर थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। So the focus of Reserve Bank's monetary policy moved away from supporting growth to controlling inflation. इसका जो implementation था वो था जो excess liquidity, excess पैसा जो बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक ने छोड़ा हुआ था उसको वो विड्रॉ करने लग गए थ्रू VRR operation, which basically meant they took money out of the system from banks. So 3.35 जो रिवर्स रिपो रेट चल रहा था ओवरनाइट में, effectively that rate, overnight rate, effectively started moving towards 4%, the repo rate. इसका इम्पैक्ट हमारी सिक्योरिटीज मार्केट में भी आया। आपको जानकारी है ही कि अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे आते हैं, गिरते हैं, देयर इनवर्सली रिलेटेड। तो मैं आपको जस्ट एक हाईलाइट करता हूं। एक साल 34 बेसिस पॉइंट्स ऊपर गया, 2 साल 54 बेसिस पॉइंट्स ऊपर गए यील्ड, 3 साल 37 बेसिस पॉइंट्स ऊपर गई यील्ड, 10 साल 23 बेसिस पॉइंट्स ऊपर गई यील्ड इन दिस क्वार्टर, व्हिच हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर होल्डिंग। क्योंकि हमारी सारी होल्डिंग मार्क टू मार्केट है, इसकी वजह से हमारी होल्डिंग पे जो मार्क टू मार्केट हुआ दैट शोड अ लॉस। आपने देखा ही है 133 करोड़ का लॉस जो दिख रहा है, दैट इज बोथ रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड। सो इट इज नॉट एक्चुअली रियलाइज्ड इन द सेंस कि ये अगर मार्केट वापस हमारे फेवर में आई तो इट कैन रिवर्स। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं सर कि चाहे 1 महीने का पेपर हो, टेन्योर वाला, मैच्योरिटी वाला, 1 साल का हो या 10 साल का हो, आप सारे पेपर्स को मार्क टू मार्केट ही करते हैं। तो इस हिसाब से तो हर क्वार्टर में प्रॉफिट लॉस आपका एकदम ऊपर नीचे हो सकता है ब्याज दरों के मूवमेंट के हिसाब से। अनिल जी, आप अगर देखेंगे हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ऊपर नीचे हो सकता है। लास्ट सेवरल क्वार्टर्स में 10 क्वार्टर में बहुत ऊपर तक रेट्स गिर रहे थे बिकॉज रिजर्व बैंक वाज फोकसिंग ऑन ग्रोथ। अब रिजर्व बैंक इज मूविंग अवे फ्रॉम ग्रोथ टू लुकिंग एट कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो वो रेट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज अफेक्टिंग अक्रॉस द कर्व। सो यस, आपका आंसर, आपको जो मैं उत्तर देता हूँ, द आंसर इज कि सारा 1 महीने से लेके सारा हमारा पोर्टफोलियो इज मार्क टू मार्केट। अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं
तो उसका प्राइस गिरता है, विच विल अफेक्ट आवर पोर्टफोलियो नेगेटिवली। अच्छा, तो सर हमारे दर्शकों की समझ के लिए आसान भाषा में एक बार मैं समझा दूँ आपका बिजनेस मॉडल। आप करेक्ट करिएगा कि बेसिकली आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इनमें आप इन्वेस्ट करते हैं और उनमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो आपके बैलेंस शीट में दिखता है, या इसके अलावा आप कॉर्पोरेट्स वगैरह को भी लोन देते हैं? बिजनेस मॉडल एक बार ज़रा समझा दें सर। जी, आपने जैसे बताया था जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे थे, हम प्राइमरी डीलर है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, विच इज द मैंडेट गिवन टू अस बाय द लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक। उसके अलावा लाइसेंस आल्सो अलाउज अस टू डू सर्टेन अदर थिंग्स। हम कॉर्पोरेट बॉन्ड अरेंजरशिप बिजनेस में, विच इज बेसिकली अरेंजिंग loans in form of issuance of corporate bonds by companies, both public sector and private sector. We are in the top 10. So वो business भी हम करते हैं. Though primary business is dealing and distribution of government securities, but there is a secondary business in doing corporate bonds. So loans in form of investment in bonds is what we do, but direct loans we don't do. We are not a bank. तो लोन्स हम नहीं कर सकते, हमारा लाइसेंस हमें अलाउ नहीं करता और हम करते भी नहीं है। दैट इज व्हाट अ पेरेंट डज, वी डोंट डू, वी डू ओनली इन्वेस्टमेंट्स इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जाहिर सी बात है सर। जी गोयल साहब, वैसे तो आपके सारे कस्टमर्स जो हैं सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये सारी हैं, राइट? अभी जो आरबीआई ने हाल ही में शुरू किया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद बेच सकते हैं, तो उसमें भी आप कुछ काम कर रहे हैं कि वो अलग ही है बिजनेस जिसमें आप नहीं है? उसमें हम ही नहीं, सिर्फ और सारे प्राइमरी डीलर्स भी आर व्हाट इज कॉल्ड अंग्रेजी में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। अगर आपको खरीदना या बेचना है तो आपके लिए ऑफसेटिंग काउंटर पार्टी होनी चाहिए, वो हम हैं। ओके। तो जो आप स्क्रीन पर अगर आप देखते हैं, अगर आप जाते हैं खरीदने के लिए तो आपको जो ऑफर दिखेगा आपको बेचने वाला, वो मैं या मेरे ऐसे लोग और जो मेरे साथी हैं प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस में, वो प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड अंग्रेजी में प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। So we are the market makers in that retail ठीक direct बात। हाँ, तो किसी को खरीदना बेचना हो तो दोनों तरफ के कोर्ट्स आपसे मिल जाते हैं उन्हें, ये बात अच्छी है कि खरीदना हो तो भी आप बेचने के लिए तैयार हैं, बेचना हो तो खरीदने के लिए तैयार। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, अब जिस तरह से दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ने के संकेत है, हमारे यहाँ भी थोड़ी महंगाई ऊपर है, आपने बताया भी कि किस तरह से धीमे धीमे बॉन्ड यील्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के यील्ड्स ऊपर आ रहे हैं 10 साल के। अगर फर्ज करें इसी तरह का ट्रेंड रहे, जो कि लग भी रहा है लोगों को कि साल के अंत तक कहीं ब्याज दरें बढ़ना शुरू ना हो जाए हमारे यहाँ लिक्विडिटी होने के बावजूद, तो क्या फिर इस केस में अगले 2-3 तिमाहियां थोड़ी मुश्किल भरी रह सकती है आपकी कंपनी के लिए? मेरा विचार ये है जी कि जितनी मूवमेंट होनी थी, जो मैंने आपको बताया, 34 से लेके 10 साल 23 बेसिस पॉइंट एंड 2 साल 54 बेसिस पॉइंट जो ऊपर मूव करा है, ये ऑलरेडी मार्केट हैज ऑलरेडी बिल्ड इन मूवमेंट फ्रॉम रिजर्व बैंक, जो हाइक एक्सेट्रा रिजर्व बैंक करेगा आगे में टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। दैट हैज ऑलरेडी बीन बिल्ड इनटू द मार्केट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इट। तो इस तिमाही में और आगे इस तिमाही में एटलीस्ट आई सी रेट्स टू बी स्टेबल। सो मेरा व्यू ये है कि इस तिमाही में एटलीस्ट वी शुड डू मच बेटर देन द प्रीवियस क्वार्टर। दैट शुड हैपन। आगे का अगले साल का, सो इस साल द वर्स्ट हैज बीन सीन इन थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर होपफुली शुड बी मच बेटर। आगे साल का थोड़ा सा मुश्किल है, आपको भी पता है ये फाइनेंशियल मार्केट है, ज्यादा फोरकास्ट करना मुश्किल है। बट मेरे हिसाब से रेट्स जितने मूव हुए हैं इससे इतने और नहीं होंगे। 10 से 15 बेसिस पॉइंट जो अभी 10 साल का है, 6.65 के करीब है, मेरे हिसाब से 6.75 तक जाना चाहिए, उससे ऊपर मुश्किल लगता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये आपने पूरा एकदम क्लियर कट आगे का व्यू भी बताया और पास्ट परफॉर्मेंस जो है उसके पीछे के कारण भी आपने बताया और पूरा बिजनेस मॉडल भी आपने अपनी कंपनी का समझाया। गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे लिए आपने समय दिया, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अनिल जी।